हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस और हम डिस्कस कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखते हैं अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आए हैं। सबसे पहले आपका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें आपसे कहा गया था कि जो एडोलसेंस होते हैं यहाँ पर, या जो किशोर होते हैं, उन्हें किस प्रकार का भोजन अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आपने कहा कि आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चपाती, दाल और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, ऐसे जो चीज़ें जिनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ऐसा भोजन हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, आपसे कहा गया था कि जो फीमेल होती है उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी डैश एंड मेनोपॉज के बीच में होती है। तो आपको बताना था कि ये डैश की जगह क्या आएगा, कहाँ से मेनोपॉज तक होती है। तो आंसर हमारा आया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मीनाक से मेनोपॉज तक होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो आपको होमवर्क में दिया गया था। आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट हमारे पास आई हैं और आपको बतानी है कि यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में बेसिकली ये बोला गया कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, या दूसरी स्टेटमेंट सही है पहली गलत है। ऐसे ऑप्शंस आपके पास आए। जैसे पहला क्या है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, या बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत होती हैं, या ओनली वन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है। आंसर जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट को कितना समझते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड डू नॉट रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। आपने कहा तीन जो ग्रंथियां हमारे पास आती हैं, कौन कौन सी, जो आपकी स्वेट ग्लैंड है, आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है, आपकी जो ऑयल ग्लैंड है, ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालती हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है ये कि स्लाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगा, सलाइवा। ठीक है, अच्छा ये स्वेट ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगा, स्वेट होगा। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगा, सलाइवा। ऑयल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगा, ऑयल होगा। लेकिन ये अपने सिक्रेशन को, अपने श्रावण को रक्त में नहीं डालेंगे। पहली स्टेटमेंट ये है। और दूसरी स्टेटमेंट जो हमारे पास आई है उसमें बोला गया है दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। ये जो ग्रंथियां कौन सी, ये तीन ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, इन तीनों में डक्ट नहीं पाए जाते हैं। डक्ट आपने कहा वो संरचनाएं होती हैं जिनसे जो श्रावण है या जो भी मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। हमें बताने कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आपने पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, जब हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कहा था कि जो ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें तो जो ग्लैंड्स है वो दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं, वो ग्रंथियां होती हैं जो भी अपना सिक्रीशन होगा वो कहाँ डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। ये है ब्लड, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में डालते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होंगी जिसमें पाए जाएंगे डक्ट, इस प्रकार से डक्ट पाए जाएंगे, और ये अपनी सिक्रीशन को डक्ट में डालती हैं, ना कि ब्लड में डालती हैं। ब्रांचेस रहने देते हैं। ठीक है, इनमें ये अपने सिक्रीशन को कहाँ डालेंगे, डक्ट में डालेंगे। तो डक्ट और ब्लड वेसल्स अलग अलग होती है। ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड बहेगा, ये क्या करेंगे, अब जो भी सिक्रीशन होगा ब्लड में डाल देंगे। अब जहां पर भी इन सिक्रीशन, यानी कि जो भी चीजें इन्होंने श्रावित की हैं, जहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी, ये किसके माध्यम से वहां पे पहुंचेगा, रक्त के माध्यम से। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इनके पास डक्ट पाई जाती है और डक्ट के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इन्हें ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्लियर है। अब आपने कहा कि हमें इतना पता होना चाहिए कि स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड किस प्रकार की ग्रंथि है। हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। आपने बहुत इजी है, जस्ट इमेजिन, आप स्लाइवरी ग्लैंड को इमेजिन कीजिए। स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा। कहाँ आता है सलाइवा, हमारे मुंह में आता है। ठीक है,
आपने कहा सलाइवा जो आपके मुंह में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो रक्त के द्वारा आ रहा है या फिर आपने कहा डक्ट के माध्यम से आ रहा है। आपने कहा रक्त के माध्यम से तो नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में होता है, जबकि सलाइवा डायरेक्टली क्या होता है, डक्ट के माध्यम से आता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड क्या है, आपने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे पास क्या आती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। जैसे कि जो पसीना हमें निकलता है वो कहाँ से निकलेगा, आपने कहा स्वेट ग्लैंड से निकलेगा, किसके द्वारा निकलेगा, ब्लड के, हमने कहा नहीं ब्लड के माध्यम से नहीं निकलेगा, डायरेक्टली सरफेस पे निकलता है। ऐसे ही ऑयल ग्लैंड के साथ भी है। तो ये तीनों जो ग्लैंड्स है हमारी वो कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनमें क्या होता है, जो डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होंगे, डक्ट पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो जाती है। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि इनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती हैं। हमने कहा स्टेटमेंट 2 तो गलत है, तो जहां पे स्टेटमेंट 2 है वो हम हटा लेंगे। आपने कहा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये तो हट गया यहाँ पर। आपने कहा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी यहाँ से हट गया है। ठीक है, आपने कहा बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट या ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दोनों में से हमें बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों में से एक पहली स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं डालते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं डालते हैं बल्कि डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ये जो कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, हमने कहा नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इजी था, बस आपको लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आंसर को सिलेक्ट करते हैं। अब पढ़ लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे आंसर का। आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अपने सिक्रीशन को ब्लड में डालेंगे एज दे आर डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये कैसी है, डक्टलेस है, इनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं। Whereas the exocrine glands like a salivary gland have a duct and do not release their secretion into blood directly। आपने कहा क्योंकि जो exocrine gland होते हैं इनमें डक्ट पाई जाती हैं और ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते हैं, डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। यही आपका ट्रांसलेशन है। आपने कहा जो पसीने की ग्रंथि होती हैं, जहाँ से पसीना निकलता है, जो लार ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि होती है, अपने स्राव को सीधे रक्त में नहीं छोड़ती हैं। पहला कथन ये कहता है, दूसरा कथन कह रहा है कि इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। तो हमने कहा दोनों ही कथन सही है, नहीं दोनों सही नहीं है। केवल दूसरा सही है, नहीं दूसरा सही नहीं है, दोनों भी गलत नहीं है। केवल कथन जो पहला कथन है वो सही है। आपने कहा अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है क्योंकि नलिका रहित ग्रंथियां होती हैं, जबकि लार ग्रंथियां की तरह बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती है और अपने स्राव को सीधे रक्त में नहीं डालती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा, किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क जितना आप करेंगे आपका रिविजन उतना ही होगा। और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नोट यहाँ पे किया होगा। चलिए, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन किडनी सेल्स इज। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं जिनके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, इन अ ह्यूमन किडनी सेल, मनुष्य की किडनी में। देखो पूरी बॉडी तो सेल से बनी है, चाहे किडनी की बात करो, चाहे आप हार्ट की बात करो, चाहे लिवर की बात करो, सारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सेल से मिलकर के बने हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि किडनी की जो सेल है, किडनी की जो कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से किडनी मिलकर के बनी है, उस सेल में जो लैंगिक गुणसूत्र हैं उनका नंबर कितने हैं जो लैंगिक गुणसूत्र हैं। तो आंसर आपका है कि एक जोड़ी है, 1 पेयर है, सेकेंड है कि 2 जोड़ी है, 2 पेयर है, तीसरा है कि 3 जोड़ी है और चौथा है कि 4 जोड़ी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ट्रांसलेट करें तो आपसे पूछा गया है किडनी, जिसे हम वृक्क कहते हैं, वृक्क की कोशिकाओं में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी
लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कि 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। क्वेश्चन बहुत इजी भी है और क्वेश्चन अच्छा भी है क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड है। हमने यही बात की थी कि देखो हम क्वेश्चन आंसर्स एक्चुअली में डिस्कस क्यों करते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टॉपिक तो हम सीधे सीधे पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लैंगिक गुणसूत्र की या जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो हमने तो सिंपल से बोले कि ह्यूमन सेल में इतने क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम होता है, एक क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ऐसे ये जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण करते हैं। वहां पर कहीं पर ऐसी बात तो नहीं हुई थी कि जो लिवर सेल है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं, या जो किडनी की सेल है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं, जो आपके हार्ट की सेल है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं, जो लैंगिक गुणसूत्र हैं। हमने पर्टिकुलरली किसी सेल के बारे में, किसी ऑर्गन के बारे में बात तो नहीं की थी, हमने तो सिंपल सा गुणसूत्रों के बारे में बात की थी। अब आपने कहा यहीं से क्या होता है, आप यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी होती है क्वेश्चन सॉल्विंग की या जो आप सोच सकते हैं वो आप यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है हमारी कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन में कैसे लैंग्वेज हमसे पूछी जाती है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी काफी सारे टॉपिक जो होते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो तभी आपके सॉल्व हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए पढ़ना, चैप्टर को पढ़ना अलग बात है और उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना वो अलग है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें तभी समझ में आती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। एक बार आप सोचिए कि जो किडनी की एक सेल है और उस सेल में आपसे पूछा गया है लैंगिक गुणसूत्र कितने होंगे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ये है आपसे कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, कुल जो संख्या है क्रोमोसोम की वो कितनी होगी और उनमें से लैंगिक जो गुणसूत्र हैं वो कितनी जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलो तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं हटा दूं, आपने नोट कर लिया होगा कि किडनी यानी कि वृक्क की कोशिकाओं में कितने जोड़े लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, ऑप्शन भी नोट कर लिए होंगे। अब देखो समझो चीज को, क्वेश्चन बहुत इजी इसलिए बोला गया है क्योंकि हर बार आपको एक चीज सिखाई जाती है जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। और जब भी हमारी बॉडी के बारे में बात आती है हम सेल की बात करते हैं, जब भी सेल की बात आती है तो हम क्रोमोसोम की बात भी करते हैं। हमें ये बताया गया है, हमने हमेशा ये डिस्कस किया है कि जो ह्यूमन की सेल होती है, कोई भी सेल हो, हर एक सेल में, ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है। ठीक है, और ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। इसीलिए आपको लैंगिक गुणसूत्र भी जोड़े में ही पूछे गए हैं। ये हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम हमेशा पेयरिंग करके चलेंगे और इसीलिए हम इन्हें 23 पेयर भी कहते हैं, 23 पेयर। ठीक है, और में ऑब्लिक में बताया गया है कि 46 क्रोमोसोम को हम 23 जोड़ी क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से आपने कहा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज करेंगे, 46 और 23 पेयर। अब ठीक है, अब कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। इनमें से हमने कहा जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 या फिर 22 पेयर, जो 44 गुणसूत्र होते हैं या जो 22 जोड़े होते हैं ये एक जैसे ही दिखते हैं, मेल में और फीमेल में सेम होते हैं और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम। क्या कहेंगे इन्हें? ऑटोजोम। ठीक है, बचा एक पेयर जो 2 क्रोमोसोम होते हैं और 1 पेयर, 2 क्रोमोसोम या एक जोड़ी, एक ही बात है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो होता है मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। आपने कहा अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल के बारे में तो एक्स की 2 कॉपी होती हैं। ये किसमें देखा गया है? यहाँ पे फीमेल में।
फीमेल में ये इस प्रकार के पाए जाते हैं। और अगर हम मेल की बात करें तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये किस में देखा गया है? मेल में देखा गया है। तो बेसिकली हमने ये बोला है कि ह्यूमन सेल में जो टोटल 46 क्रोमोसोम है, हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, हर सेल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें से हमने कहा जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, जो 22 जोड़ी होते हैं, वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कह रहे हैं। एक जो जोड़ी है या 2 क्रोमोसोम, एक जोड़ी का मतलब 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि 22 जोड़ी का मतलब 44 है, 23 जोड़ी का मतलब 46 है, तो इसीलिए एक जोड़ी का मतलब क्या है? 2 क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं? उन्हें हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि ये मेल में अलग होंगे और फीमेल में अलग होते हैं, ठीक है। आ गया आंसर, आ गया, जिन्हें हम लैंगिक गुणसूत्र कह रहे हैं। अब बताइए, ठीक है। अब यही जो गुणसूत्र हैं, इन्हीं से क्या होता है? आपने कहा इन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। मेल में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। पूछा ये गया है कि किडनी सेल में जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो कितनी जोड़ी होते हैं। हम हर सेल की बात कर रहे हैं, तो हर सेल की स्टोरी यही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर सेल में गैमीट बन रहा है। आपने कहा कि यहाँ पर गैमीट कहाँ बनेगा? गैमीट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी एक पार्ट में बनेगा। जैसे फीमेल में वो पार्ट ओवरी है और मेल में वो पार्ट क्या है? टेस्टिस है। ऐसा नहीं होता कि हमारी किडनी सेल में भी गैमीट बन रहे हैं। आपने कहा कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें क्या है? लेबर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, श्रम विभाजन जिसे कहते हैं। तो जो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन है या डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम कहते हैं, उसमें ये है कि ये जो बॉडी पार्ट है वो ये काम करेगा, ये बॉडी पार्ट ये काम करेगा। जैसे जैसे कि हमने कहा कि हमारे बॉडी में जो एक ग्लैंड है जिसका नाम है यहाँ पे पैनक्रियाज, इसमें रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन, इसकी कमी से डायबिटीज होता है। हमने कहा इंसुलिन पैनक्रियाज से ही सिक्रिएट होता है। ऐसे नहीं है कि हमारी जो हार्ट है वो इंसुलिन को रिलीज कर रहा है या हमारी जो ओवरी है वो इंसुलिन को रिलीज कर रही है। आपने कहा इंसुलिन पैनक्रियाज ही यहाँ पर क्या करेगा? सिक्रिएट करेगा। अगेन डिवीजन ऑफ लेबर आया है, यानी कि श्रम विभाजन आया है। ऐसे ही आपने कहा कि जैसे इंसुलिन सिर्फ पैनक्रियाज में रिलीज होगा, वैसे ही गैमेट सिर्फ आपके क्या बनेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में बनेंगे। जैसे फीमेल में सभी फीमेल में ओवरी में, सभी मेल में टेस्टिस में बनेगा, ठीक है। लेकिन आपने कहा गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम जो है, जो जीन्स है, जो वो तो सभी में होंगे, बस डिपेंड ये करता है कि कौन सा जीन किस सेल में एक्टिव है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा हर सेल की बात हो रही तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हर सेल में क्या होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हर सेल में 44 क्रोमोसोम या 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं जो ऑटोसोम होते हैं। हर सेल में 2 क्रोमोसोम या एक जोड़ी क्रोमोसोम लैंगिक गुणसूत्र या लैंगिक क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से फीमेल और मेल में जो अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। हर सेल की बात हो रही तो किडनी सेल की बात भी हो रही है। तो आपने क्या बोला? जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो कितनी जोड़ी हैं? एक जोड़ी है। आंसर क्या होगा? कितनी जोड़ी पाई जाएंगी? एक जोड़ी पाई जाएंगी। सारी सेल्स में एक जोड़ी जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो पाए जाएंगे। क्लियर है? आंसर क्या है हमारा? 1 पेयर है। अब यही तो हम कर रहे थे, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पर जब हम देख रहे थे रिप्रोडक्शन, जब हमने पढ़ा था वहां पर हमने देखा था, जब गैमेट फॉर्मेशन की बात हुई थी, जब लिंग निर्धारण आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, तब भी हमने क्या है? सेम चीजें डिस्कस की थी। बस आपसे थोड़ा सा ये पूछा गया, किडनी सेल का नाम दे दिया गया, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि मनुष्य का की जो कोशिका होते हैं, ह्यूमन सेल जो है, उसमें लैंगिक गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, ये ना पूछ करके एक नाम दे दिया गया कि बताइए किडनी सेल में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हमारे होते हैं। अब हमें आज से ये पता चला है कि हमारी हर सेल में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। बस डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर के लिए कौन सा ऑर्गन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन को पढ़ें, आपने कहा ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट फॉर द गैमेट सेल्स फ्रॉम ऑल ओवा। 22 of these pairs are called autosomes and look the same in both male and female. The 23rd pair, called a sex chromosome, differ in male and female. Female have 2 copies of X chromosome, that is XX, while male have a 1X and 1Y chromosome, that is XY. Thus all non-gamete cells have 2 sex chromosome in them. क्या बोला गया है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि युग्मक कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर सभी कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब क्या बोला गया है? इसका मतलब ये बोला गया कि हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ध्यान रखना गैमीट
गैमेट को ऐड करना है आपको। गैमेट में ये नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है युग्मक। गैमेट में ये नंबर कितना हो जाता है, आपने कहा कि हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, क्योंकि ये इनका नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। किसमें, गैमेट में, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। अब ये चीजें हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं, हमने कहा 46 क्रोमोसोम एक नॉर्मल सेल जो होती है, इनमें जो 22 जोड़ी होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, और ये पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे ही दिखते हैं। जबकि 23वें जो जोड़े को हम क्या कहते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होता है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती है, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई होता है, यानी कि एक्स वाई होता है। इस प्रकार सभी गैर युग्मक यानी कि गैमीट के अलावा जितनी भी सेल हैं उनमें क्या होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र यहाँ पर होते हैं, 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। इजी है क्वेश्चन, अच्छा एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अच्छा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसी से एक और क्वेश्चन आपका बनता है। अगर यहाँ पर आपके पास आता कि कोई भी गैमेट, मेल या फीमेल गैमेट में जो लैंगिक गुणसूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है। हम ले लेते हैं यहाँ पे फीमेल गैमेट को, फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक जिसे कहते हैं, मेल गैमेट को। नर युग्मक में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन अगेन इजी है, लेकिन आपको समझना पूछा क्या गया है। नर युग्मक में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप लोग इसे करके लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम। चलिए, आपको बोला गया है 1Y, 1X एंड 1Y, 2X और 1X। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो फीमेल गैमेट है, जो मादा युग्मक है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, कैरियर्स डैश क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम कैरी करती है। तो बेसिकली ऑटोसोम के बारे में तो बात नहीं हो रही है, ऑटोसोम के अलावा यानी कि जो लैंगिक गुणसूत्र हैं उनके बारे में हो रही है। तो 1Y का मतलब है कि Y क्रोमोसोम होता है, या XY क्रोमोसोम होता है, या XX क्रोमोसोम होता है, या सिर्फ X क्रोमोसोम होता है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं। आंसर क्या आएगा, फीमेल गैमीट की बात हो रही है, यहाँ पर फीमेल की बात नहीं हो रही है। अब हमने कहा जब गैमीट बने तो गैमीट कैसे बने होंगे, देखो हमने कहा कि 44 यानी कि जो 44 क्रोमोसोम है, जिन्हें हम 22 जोड़ी कहते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम कितने हैं, ऑटोसोम है, ठीक है, प्लस XX, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम बने हैं। अब जब गैमीट बने यहाँ पे, तो 2 गैमीट बनते हैं, 2 गैमीट जब बने तो ये भी हाफ हो जाएंगे, ये भी हाफ हो जाएंगे। 22 जोड़ी का मतलब है कि 11 जोड़ी यहाँ आ गए हैं, और 11 पेयर और 11 पेयर यहाँ पर आ गए हैं। अब जब ये आधे आधे हुए तो ये भी आधे होंगे, तो एक जो x है वो यहाँ आ जाएगा और एक x यहाँ आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 11 जोड़ी को अगर हम 11 जोड़ी को हटा लें और हम ऑटोसोम्स को अगर हटा लें और हम सिर्फ इतना लिखें, हमने कहा जब गैमीट बने तो एक गैमीट में ये एक्स आया और एक गैमीट में ये एक्स आया। तो बताइए कि फीमेल गैमीट जो है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, एक वाई क्रोमोसोम होगा, या एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा ऐसे, या 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, या सिंगल एक्स क्रोमोसोम होंगे। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि एक फीमेल जो सेल है, फीमेल की कोई भी एक सेल है, उसमें कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ये नहीं पूछा गया। पूछा ये गया है कि फीमेल गैमीट में कितने क्रोमोसोम होते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे आपको मेल गैमीट से रिलेटेड पूछा गया है। ऑफ कोर्स हमने कहा गैमीट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर जब आधा हो जाता है तो जो लैंगिक क्रोमोसोम है उनका नंबर भी आधा हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक क्रोमोसोम 2 है, तो हर एक जो गैमीट होता है उसमें सिंगल क्रोमोसोम आएगा। ऑप्शन आपका आएगा
ओनली एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमने कहा ovum which is female gamete always carries an X chromosome. This is because the allosome pair in female consists of 2X क्रोमोसोम। तो हमने क्या बात की है कि जो डिम्ब होता है, डिम्ब यानी कि जो फीमेल गैमेट है जो कि मादा युग्मक है, हमेशा एक गुणसूत्र धारण करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं में जो एलोसोम जोड़ी 2X क्रोमोसोम को यहाँ पे धारण करती है। ठीक है, चलिए अपने आंसर को एक बार देख लेंगे। इसी से आपका जो क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अगर आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं तो आपका आंसर सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो एक बार आप लोग घर से कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक चार्ट डिस्कस हमने किया था जिसमें हमने देखी थी ग्रंथियां, उनसे होने वाले जो सिक्रीशन होते हैं, उनके फंक्शन से और उनकी कमी से होने वाले कुछ जो रोग होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द कंडीशन शो बिलो। ये जो इमेज आपको दिखाई गई है, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो एक फीमेल है उसके गले में बहुत मोटी जो है वो गांठ बनी है। ठीक है, नीचे में आपने कहा कि यहाँ पर नॉर्मल थायराइड दिखाया गया है और यहाँ पर जो थायराइड है वो बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्लियर है, जिसका नाम है गॉइटर। तो बेसिकली ये जो इमेज है ये किसकी है, कोई एक व्यक्ति है जो कि गॉइटर से पीड़ित है और आपसे पूछा गया कि इसका रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं कि लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी है, या एक्सेस ऑफ आयरन इन द ब्लड, आयरन की अधिकता हो गई है, या लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी हो गई है, या लैक ऑफ पोटेशियम। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जो आपको एक चार्ट दिखाया गया था जिसमें आपको बोला गया था कि यहाँ पर ये ग्रंथियां हैं, ये इनके सिक्रेशन है यानी कि श्रावण है, और ये इनके क्या होते हैं, कार्य होते हैं। एक बार आप लोग उस चार्ट को देखेंगे आपको वहां पर अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे और ये भी आपके होमवर्क में होगा, घर से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।